हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकिरण तथा द्रव की जैव प्रकृति का लेक्चर नंबर 18 और 17 लेक्चर हम कर चुके हैं। तो आशा है कि आपने सारी एनसीईआरटी जो है यहाँ तक की पढ़ ली होगी। और और जो मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करते चलिए और जो ग्राफ वगैरह हमारे साथ बनाते चलिए। और ग्राफ को जो समझते चलिए और फॉर्मूले को समझते चलिए। और देखिए, इंपॉर्टेंट कभी कभी ये नहीं होता कि फॉर्मूला रट लो। कभी कभी ये इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर्मूला आया कैसे है, उस चीज को याद कर लो। अगर आपने ऐसी उस प्रक्रिया को याद कर लिया जिससे वो फॉर्मूला बना है, तो आप प्रक्रिया से भी कभी कभी फॉर्मूला जो है वो कभी 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 होता है कि आप फॉर्मूला जो है भूल जाते हैं। तो अगर अगर आपको प्रक्रिया पता है, तो कभी कभी अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो उस प्रक्रिया से आप जो है उस फॉर्मूले को जो है बना लेंगे। और जो है आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ना एग्जाम में आएगी और ना ही आपको जो है किसी भी ग्राफ बनाने में आएगी को। और ना ही आपको ग्राफ ग्राफ में कोई प्रॉब्लम आएगी, ना ही आपको कोई फॉर्मूला या न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी। और थ्योरी जो है वो अगर आप रीडिंग मेरे साथ करते चल रहे हैं तो फिर तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे फोटो सेल। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो है अपनी जो है अपन जो तरंग प्रकृति पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद ये बीच में जो है एक वो बॉक्स बना हुआ है एनसीईआरटी में, तो मैंने सोचा पहले इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद अपनी तरंग प्रकृति को पढ़ लेंगे। तो ये रहा फोटो सेल, इसी को हमको समझना है। रुकिए, तो पहले पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ से जो है अपतित प्रकाश जो है वो यहाँ से आता है। वो तरह तो प्रकाश कौन सा हो सकता है? पराबैंगनी प्रकाश हो सकता है, किसी भी तरह का प्रकाश हो सकता है। चलिए, तो मानते हैं कि उस प्रकाश के पास इतनी दहली आवृत्ति से ज्यादा आवृत्ति है, और जो है अपनी दहली तरंग दैर्ध्य से कम जो है तरंग दैर्ध्य है। और मान लीजिए उसकी जो ऊर्जा इतनी है कि वो जो है कार्यफलन से ज्यादा जो है वो होती है, और प्रकाश की ऊर्जा, और वो इलेक्ट्रॉन को देती है। और इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कि इस उत्सर्जक से बाहर आ जाता है। ये जो है सी है, ये उत्सर्जक है, और ये जो है संग्राहक है। तो याद कीजिए, हमने पहले जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव को पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि एक जो उसमें पट्टिका होती थी, एक पट्टिका होती थी जो उत्सर्जक पट्टिका, एक होती थी संग्राहक पट्टिका। जैसे ही प्रकाश उस पर पड़ता था, इलेक्ट्रॉन बाहर आते थे और जो संग्राहक पट्टिका की तरफ जाते थे। संग्राहक पट्टिका को एक अपन ने तार से जोड़ा हो तो हुआ होता है, जो एक बैटरी से कनेक्टेड होता है। और वापस जो है उसको जो है उत्सर्जक पट्टिका तक वो जो है अपना वायर जोड़ देता है। बीच में जो है हमने बैटरी वगैरह लगा रखी थी। और याद कीजिए, उस समय मैंने दिक् परिवर्तक को आपके बारे में बताया था। दिक् परिवर्तक, चलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, तो रहने दीजिए। याद तो आपको होगी, दिक् परिवर्तक जो मैंने बताया था, वो जो है जो मान लीजिए वो जो होती है विद्युत धारा, उसको जो है परिवर्तित करने में मदद करता है। उसको उसमें उसको परिवर्तित करने में मदद करता है। वापस से आते हैं अपने डायग्राम पर। तो ये जो है ब्लू शायद दिखेगा नहीं इसमें, तो एक काम करते हैं, यही ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं। हाँ, तो देखिए, ये जो है संग्राहक पट्टिका है। पट्टिका नहीं है, संग्राहक है। पट्टिका भी हो सकती है, और ये जो है अपने हिसाब से कोई भी जो है धातु हो सकती है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे। तरह तरह की धातु हो सकती है, तरह तरह की धातु जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग धातु अलग अलग व्यवहार दिखाती हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। धातु अलग अलग होंगी तो अलग अलग तरह से अपना व्यवहार दिखाएंगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे अच्छी जो धातु जो है आपके काम की वो कौन सी है। उस हिसाब जो है आप इसको पट्टिका को बनाएंगे, उत्सर्जक और संग्राहक। अब देखिए, तो ये क्या होता है कि इस पर जब अपतित प्रकाश पड़ता है सी पट्टिका पर, तो ये जो है संग्राहक पट्टिका पर इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जक पट्टिका सी से निकलते हैं बाहर। जब उत्सर्जक पट्टिका सी से निकलते हैं तो संग्राहक पट्टिका ए पर पहुंचते हैं। जब वो ऐसे पहुंचते हैं, तो ये जो है यहाँ से ये जो है वायर कनेक्टेड रहता है फोटो सेल से। इस वाले जो ये हिस्सा है, इधर से निकलकर इस वाले तार से इधर से निकलकर जो है जो विद्युत धारा यहाँ तक आती है। और क्या, मैं सफाई कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो यह है, यहाँ से जो है होता हुआ विद्युत धारा यहाँ पर आती है। तो जैसे ही यहाँ पर आती है, तो ये जो है माइक्रो एमीटर लगा हुआ है। माइक्रो एमीटर का यूज क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बताइए, माइक्रो एमीटर का यूज क्या है, याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको बताया था माइक्रो एमीटर का जो है वो इस्तेमाल जो विद्युत धारा को मापने में मदद करता है। और जो कि बहुत छोटे छोटे जो है विद्युत धारा को मापने में मदद करता है, क्योंकि माइक्रो एमीटर है, एमीटर नहीं है। तो ये बहुत कम जो है विद्युत धारा को मापने में मदद करता है। तो हमने छोट इतना कम वाला क्यों लगाया? हमने तो कम वाला इसलिए लगाया कि मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर विद्युत धारा आता है, जैसे मान लीजिए
थोड़ी सी भी अगर इस पे करंट पड़ी, मतलब एक पड़ी या फिर इतनी कम पड़ी कि एक इलेक्ट्रॉन निकला केवल इसमें से, एक इलेक्ट्रॉन उसका संग्राहक पट्टिका में गया, और फिर वो उधर से इलेक्ट्रॉन होता होता इधर तक आया, तो बहुत छोटा हल्का सा जो है विद्युत धारा, इतनी हल्की सी विद्युत धारा आई, तो वो छोटे से छोटी विद्युत धारा को जो है मापने में माप पाए, इसलिए हमने माइक्रोमीटर का यूज किया, जिससे वो छोटी से छोटी विद्युत धारा को माप पाए। क्योंकि हो सकता है कि ज्यादा प्रकाश गिरे तो ज्यादा विद्युत धारा आ जाए, लेकिन हमको हल्के से को भी मापना है। अपन को फोटो सेल जो है इसका इस्तेमाल होता है ये पता लगाने में कि प्रकाश जो है आ रहा है कि नहीं। ये पता लगाने के लिए होता है कि जैसे ही प्रकाश आता है माइक्रोमीटर करंट पकड़ता है और हमको जो सचेत करता है कि हाँ इसमें कुछ विद्युत धारा आई है, मतलब कुछ ना कुछ प्रकाश पड़ा है, तो इसलिए हम फोटोसेल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ज्यादा से क्या ही फर्क पड़ेगा, ज्यादा प्रकाश आ गया तो हमको बताना तो यही है ना कि प्रकाश प्रकाश आ गया है। तो ज्यादा प्रकाश आ जाएगा उससे फर्क क्यों तो पड़ेगा नहीं, तो ये ज्यादा को माप भी नहीं पाएगा, तो कम भी माप देगा कोई दिक्कत नहीं, अपन को केवल इसको इसलिए यूज करना है, ये जो इसकी डंडी होती है मैग्नेटिक वो हिली और हमें ये पता चला कि हाँ कुछ ना कुछ करंट जो है। तो एक इतने अपन इतना छोटा इसलिए लेते हैं कि बड़े से हमें लेना देना नहीं है, बड़ा तो अगर होगा तो पता है वो अपने आप ही दिखा देगा कि माइक्रोमीटर की कि ये जो करंट जो है बहुत ज्यादा है लेकिन मैं माप नहीं पा रहा हूँ, अपन को तो केवल इतना पता है कि करंट तो आ रहा है ना। लेकिन अब छोटे से छोटे में ऐसा है कि अगर मान लीजिए अपन एमीटर ले लेते हैं और वो छोटे से विद्युत धारा के लिए इतना सा मूव करता है, तो हमको दिखता भी नहीं है, मान लीजिए इतना मूव करता है, इतना हिलता है कि हमको दिखता ही नहीं है। तो इतना हिला कि हमें दिखाई नहीं, तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो है इसमें प्रकाश पड़ा है कि नहीं, या फिर विद्युत धारा आई कि नहीं। इसलिए हम माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, इससे छोटे से छोटे जो है विद्युत धारा को हम माप पाए। और जो फोटो सेल का मैंने आपको बता ही दिया कि हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो इस्तेमाल हम इसलिए उसमें करते हैं ये पता लगाने के लिए कि प्रकाश जो है कि नहीं। और वो पता कैसे लगाते हैं, जैसे ही इसमें प्रकाश पड़ता है इस पट्टिका से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इस पट्टिका पर आते हैं, इस पट्टिका पर इलेक्ट्रॉन आने के बाद वो इस तार के थ्रू इस तार की मदद से यहाँ से यहाँ इधर आते हैं, इधर आने के बाद जो माइक्रोमीटर उसको मापता है, तो जैसे ही माइक्रोमीटर मापता है वो हमें समझ में आ जाता है। तो यहाँ जो है वो लगा रहता है कि वो बताता है हम लोगों को कि हाँ कुछ ना कुछ करंट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट पड़ी है। इसको हम कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से, और बस वापस से इसको जो है हमने दूसरी पट्टी का जो उत्सर्जक पट्टी थी उससे वापस कनेक्ट कर दिया। तो चलिए फोटो सेल है क्या, तो फोटो सेल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश की उपस्थिति को मापने में मदद करता है। तो इसमें मदद करता है कि हमें इससे पता चलता है कि प्रकाश जो है उपस्थित है या नहीं, क्योंकि प्रकाश जो है अगर उपस्थित होगा तो जो है वो माइक्रो एमीटर जो है हमको बताएगा कि हाँ कुछ ना कुछ करंट जो है मैंने मापा है, और जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट है, यानी कि कुछ ना कुछ जो है दूर से ऊर्जा आई है और इलेक्ट्रॉन जो है वो पट्टिका से बाहर आए हैं। और यह उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय संकेतों में परिवर्तित करता है। तो समझ में आया आपको, तो हमको समझ उससे संकेत देता है और हमको पता चलता है कि कैसे जो है प्रकाश पड़ा है और इलेक्ट्रॉन जो है निकले हैं और उससे विद्युत धारा जो है बही है, और वो हमको जो माइक्रोमीटर बताता है। कार्य प्रणाली क्या है इसकी, तो कार्य प्रणाली भी देखते हैं। फोटो सेल में एक प्रकाश संबंधित संवेग क्षेत्र होता है, प्रकाश तत्व, और एक विद्युत संवेग क्षेत्र होता है, विद्युतीय तत्व। एक होता है प्रकाश तत्व, एक होता है विद्युतीय तत्व, तो आपको दिखाते हैं। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि मैं पेन ले रहा हूँ अपना। और रुकिए, मैं आपको बना के बता देता हूँ, रुकिए जरा। चलिए, ठीक है। हाँ, जैसा कि हमने उसमें पढ़ा, इसको क्या कहते हैं, जैसा कि मैं अगली साइड में दिखा, रुकिए जरा। हाँ, जैसा कि हमने आपको यहाँ पढ़ाया था कि इसको क्या, एक को कहते हैं प्रकाश तत्व, एक को कहते हैं विद्युतीय तत्व। तो मतलब इस फोटो सेल में इस वाले को कहेंगे हम हाँ, ये विद्युत लिखना ही मुश्किल पड़ रहा है। चलिए मैं आपको लिख के नहीं बताता हूँ क्योंकि लिखना थोड़ा सा मुश्किल ही पड़ेगा मुझे, तो आप इतने से समझ जाइए, रुकिए जरा। हाँ हाँ हाँ।
कि अपनी जो है ये वाली जो हरी मैंने डंडी दिखाई है, तो इतना इतना हिस्सा इस फोटो सेल का, इसको कहते हैं प्रकाश तत्व। और जो ये वाला नीचे वाला हिस्सा है इसको कहते हैं विद्युतीय तत्व। जैसे मैंने बोला विद्युतीय तत्व और प्रकाश तत्व कौन कौन से होते हैं। ये वाला जो इतना, और की जरा पेन से बना के दिखा देता हूँ। इतना हिस्सा ये विद्युतीय तत्व, सॉरी प्रकाश तत्व। इतना हिस्सा विद्युतीय तत्व। समझ में आया आपको। इसको मैं हटा देता हूँ सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोटो सेल में एक प्रकाश संबंधित संवेग क्षेत्र होता है, जहां प्रकाश पड़ता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो बाहर आके दूसरी पट्टिका की तरफ भागते हैं, और भागकर वो नीचे आते हैं माइक्रोमीटर की तरफ। उस उतने हिस्से को अपन प्रकाश तत्व बोलते हैं। और जहां पर जो माइक्रोमीटर को ना मापता है और फिर वो बैटरी की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, उसको हम विद्युतीय तत्व कहते हैं। जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो प्रकाश तत्व में विद्युतीय धारा उत्पन्न होती है, और इससे उपकरण विद्युतीय संकेत में इससे उपकरण विद्युतीय संकेत उत्पन्न करता है। इससे उपकरण विद्युतीय संकेत उत्पन्न करता है। उपकरण कौन सा लगा था, माइक्रो एमीटर। और जो है वो वही उपकरण लगा होता है जो कि हमें संकेत करता है कि हाँ कुछ ना कुछ प्रकाश है। यहाँ से संकेत उत्पन्न होता है, और संकेत को देख के हम पता लगाते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ प्रकाश उत्पन्न हुआ है। कुछ मतलब कुछ ना कुछ प्रकाश पड़ा है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हुए हैं। वो दूसरी पट्टिका भरा है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ धारा आई है, और वो धारा जो है वो माइक्रोमीटर माप लेता है। उपयोग क्या है फोटो सेल के। तो फोटो सेल का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे आवर्तन यंत्र, संगणक और ऊर्जा संयंत्र और अन्य संबंधी उपयोगों में। ये इसका मतलब फोटो सेल जो है बहुत जगह यूज में मतलब इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग में आता है। तो ये आप याद करिए फोटो सेल कहाँ कहाँ उपयोग में आता है। तो यह उपकरण उज्ज्वलता और प्रकाश संदर्भों का मापन करने में भी उपयोगी है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो है उज्ज्वलता को मापता है कि कैसे जो है ऊर्जा पड़ी है कि नहीं पड़ी है, इस सबको मापने में जो फोटो सेल बहुत उपयोगी होता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके फायदा क्या है। फोटोसेल अविश्वसनीय संवेदनशीलता प्रदान करता है, जो प्रकाश संदर्भों को सरलता से मापन करने का संभावना प्रदान करता है। ऑब्वियस सेम बात है, उसमें कुछ अलग नहीं है। यह ऊर्जा ऊर्जा संचय करने में मदद करता है, और विद्युत विलयन प्रक्रिया को समायोजित करने में सहायता प्रदान करता है। तो आप इसके फायदों को याद रखिए, हो सकता है कि एग्जाम में आए तो आपको लिखना पड़ सकता है। बाकी इसके फायदे जो है और उपयोग भी इसके जरूरी है। कार्य प्रणाली तो इससे तो अगर बनेगा क्वेश्चन तो कार्य प्रणाली से बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैं होता टीचर तो कार्य प्रणाली से ही क्वेश्चन बनाता। तो आपको इसको पढ़ना है। और क्या है फोटोसेल, ये भी बहुत जरूरी है। तो फोटोसेल की जो है परिभाषा आपको याद करनी है। फोटोसेल की परिभाषा याद करके रखिए। और कार्य प्रणाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपयोग जो है आपको ये याद करने हैं, और फायदे भी आपको याद करने हैं। इनमें से कुछ भी जो है एग्जाम में आ सकता है आपको करने के लिए। इतना आपको करके रखना है। बाकी आज हमने पढ़ा फोटोसेल के बारे में। तो एक बार मैं आपको फोटोसेल दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद फोटोसेल नहीं पढ़ेंगे हम। और इसके बाद हम जो है अपना जो हम वो पढ़ रहे थे और आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब आगे पढ़ेंगे। और जो हम द्वैत प्रकृति पढ़ रहे थे, तरंग तरंग प्रकृति और द्वैत प्रकृति के बारे में जो पढ़ रहे थे, हम उसको जो है आगे पढ़ेंगे। और फोटोसेल जो है बीच में टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो इसलिए मैंने कवर कर दिया। और ना जो है हम उसी को कंटिन्यू कर रहे होते, तो अभी इसको बीच में पढ़ गया तो मैंने सोचा इसको निपटा देते हैं फटाफट से। तो ये देखिए फोटो सेल था। इसका उपयोग फायदे मैंने सब आपको बता दिया, कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे माइक्रोमीटर जो है मापता है कि कुछ ना कुछ करंट हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ करंट आया है, तो कुछ ना कुछ जो है प्रकाश भी पड़ा हुआ, तो माइक्रोमीटर माप लेता है। यहाँ बैटरी लगी होती है। और ये जो है इतने हिस्से को हम क्या बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं विद्युतीय तत्व, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं प्रकाश तत्व। समझ में आया आपको। और वो जो प्रकाश तत्व होता है प्रकाश संवेदी क्षेत्र संवेगित क्षेत्र होता है। और जो है विद्युतीय संवेगित क्षेत्र होता है वो विद्युतीय क्षेत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम थोड़ा फोटो सेल के बारे में। और कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम वही द्रव की तरंग प्रकृति को आगे पढ़ेंगे। मैंने सब आपको बोला था कि जस्ट बीच में एक टॉपिक आया तो मैंने निपटा दिया। एनसीईआरटी में दिया है तो इंपॉर्टेंट ही है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी तरंग प्रकृति जो है द्रव की, वो हम आगे पढ़ेंगे। और बाकी आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद। मेरे हिसाब से मेरे मैंने पहले भी आप बोल चुका हूँ, यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। मैं हर बार आपसे यही क्यों बोलता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे साथ पढ़ते चलेंगे तो आपकी खोज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आप एंड में सोचेंगे कि मैं बाद में पढ़ लूंगा, तो बाद में एकत्रित हो जाएगी बहुत सारी, तो आप पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो मेरे साथ पढ़ते चलिए तो आपकी एनसीईआरटी में पढ़ जाएगी। मेरे साथ चलोगे तो आप जो ग्राफ मैंने आपको सारे समझाए हैं, एक भी आपको ग्राफ रटना नहीं है, सारे आप समझ के पढ़ने हैं। फॉर्मूला आपको याद करने से ज्यादा जरूरी है, आप वो याद तो करें ही, लेकिन कैसे जो है फॉर्मूला बना कैसे, अगर वो भी याद कर सके तो बहुत ही बढ़िया। उसको याद करना ही है आपको। जैसे अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप उससे कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि कैसे जो है आपको उदाहरणों को जो है आंसर तक पहुंचना है, कैसे आपको उसमें भाषा इस्तेमाल करनी है। उस हिसाब से ही आपको जो है जैसा एनसीईआरटी में दिया है, आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। नंबर आपके कहीं नहीं कटेंगे।
बस आप मेरे हिसाब से पढ़ते चलिए, आपका सब कुछ हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो चलिए, इतना ही मोटिवेशन काफी है। अगले लेक्चर में जो है आप पढ़ के आइएगा। अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा अगला अगला लेक्चर। तो आगे जो है, जो भी मैंने आगे का जो सब कुछ है वो पढ़ के आइएगा। चलिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।